कोई भी परीक्षा पास करनी हो ना, सबसे सिंपल तरीका होता है उसके प्रश्नों को सॉल्व करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा रेस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उत्तर प्रदेश की आरओ की वैकेंसी आने वाली है। उसके लिए जो है हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं। तो जीएस का जो है ये तीसरा सेट है और यह सेट जो है यूपी पीसीएस और बीईओ 2023 की आने वाली परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, पहला कथन है कपास प्रोटीन पदार्थ नहीं है। तो यह बात सही है, कपास जो है वह प्रोटीन पदार्थ नहीं होता है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो यह भी सही है। देखिए, हमारे शरीर में ना विटामिन बी ट्वेल्व का निर्माण होता है, विटामिन ए का नहीं होता। बाकी कुछ और विटामिन का होता है, लेकिन बहुत माइन्यूट्स मात्रा में, लेकिन ए बिल्कुल नहीं होता। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा विटामिन सी की होती है। तो क्या गोल्डन धान में सर्वाधिक विटामिन सी होता है? जी नहीं, ये गलत है। गोल्डन धान में विटामिन सी नहीं होता, सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए। देखिए, इसमें ना गोल्डन धान में बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन, इसी की वजह से विटामिन ए का निर्माण होता है। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। तो ये सही बात है कि जल में घुलनशील जो है विटामिन बी और सी है। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है कि भारत में बेरोजगारी का मापन जो है कौन करता है? एनएसएसओ करता है। तो इसमें एनएसएसओ द्वारा कौन कौन से स्तर पे किया जाता है? तो देखिए, सामान्य प्रमुख स्तर, हाँ, यह इसमें समाहित किया जाता है। चालू दैनिक स्तर, यह भी समाहित किया जाता है। और चालू साप्ताहिक स्तर, यह भी समाहित किया जाता है। तो इसमें अगर शामिल नहीं होता तो वो होता है चालू मासिक स्तर। तो सही जवाब जो बनेगा हम लोगों का वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, बजट, कौन कौन से बजट कब प्रारंभ हुए थे और उनका वर्ष क्या है, यह दिया गया है। तो निष्पादन बजट यह 1968 में आया था, यह सही है, बिल्कुल सही है। और आउटकम बजट ये 2005 में आया था, यह भी सही है। शून्य आधारित बजट ये 1982 में आया था, ये गलत है। शून्य आधारित बजट जो है वो 1982 में न आके यह जो है 1986 में लागू किया गया था। और पहली बार जो अगर आया था, अगर इसकी अवधारणा देखी जाए तो 1970 में आया था सबसे पहले इसकी अवधारणा। और लिंग आधारित बजट जो है 2005 और 6 से आया है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर, किसमें? अंगूर में और केले में, दोनों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, क्या यह पाया जाता है? नहीं। यह कहाँ पाया जाता है? यह दही में पाया जाता है। अच्छा, सेकंड है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड पाया जाता है? हाँ, बिल्कुल, टार्टेरिक एसिड ही अंगूर, केला, इमली, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। अच्छा, एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है? यह सिरका में मिलता है। कहाँ? सिरका में। और उसके बाद सिट्रिक एसिड, यह सबसे अच्छा स्रोत इसका जो अगर माना जाता है तो वो है नींबू। और उसके सिवा जो है संतरा, नारंगी, ये सब जो है सिट्रिक एसिड के एग्जाम्पल हैं। तो सही जवाब जो हम लोगों का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। टार्टेरिक एसिड जो है अंगूर, केला और इमली में पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक के किस विषय के तहत आते हैं? किस विषय के तहत आते हैं? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है वो मात्रात्मक उधार नियंत्रण उपायों के तहत आते हैं। अच्छा, मात्रात्मक जो है नियंत्रण, उसके अंतर्गत क्या आता है? तो मात्रात्मक जो नियंत्रण होता है, मात्रात्मक नियंत्रण, इसके अंतर्गत क्या आता है? बैंक दर, एसएलआर और सीआरआर, यह सब जो है मात्रात्मक नियंत्रण की आता है। और उधार में कौन सा आता है? तो उधार में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है? देनदारियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश किसका होता है? तो वो होता है सावधि जमाओं का। किसका? सावधि जमाओं का। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो बचत बैंक जमा। दूसरे नंबर पे बचत बैंक जमा आते हैं, बैंक जमा। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? गलत कथन कौन सा है? पहला है, इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मायर के मार्गदर्शन से वर्ष 1948 में प्रारंभ हुई थी। तो यह सही है।
दूसरा है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1992 में की गई थी, तो यह भी सही है। और उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में की गई थी, यह भी सही है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है, ये गलत है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी यह किससे संबंधित है, तो WTO से संबंधित है। अच्छा, इसके साथ ना ब्लू बॉक्स आता है और उसके बाद ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये सब आता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। फिर एक असत्य कथन है। पहला है, कार की बैटरियों में विद्युत अपघट्य के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात यह क्या है, HCl का प्रयोग किया जाता है। जी नहीं, यही हम लोगों का गलत है। HCl का प्रयोग न करके यहाँ पे क्या किया जाता है, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसका प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। दूसरा है, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में नाइट्रोजन वातावरण में संकुलित किए जाते हैं। तो हाँ, नाइट्रोजन के साथ भरे जाते हैं चिप्स के जो थैले होते हैं। उभयचरों में त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है, तो त्रिकोष्ठी हृदय उभयचर में पाए जाते हैं। और लौह धातु के क्षरण के लिए ऑक्सीजन और नमी आवश्यक है, यह भी सही है। तो हम लोगों का जो गलत बन रहा था वो ऑप्शन नंबर ए था। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी मापन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त सूचकांक है। तो भारत में गरीबी मापन हेतु सबसे उपयुक्त जो है क्या है, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बहुआयामी जो है गरीबी सूचकांक जो है यह प्रयोग किया जाता है। अच्छा, पहली बार ये कब प्रयोग किया गया था, तो 2010 में जो है किया गया था। अच्छा, एक प्रश्न और आता है, गरीबी दूर करने के लिए जो है एक नारा दिया गया था, गरीबी भगाओ। यह नारा कब दिया गया था, गरीबी उन्मूलन का? छठवीं जो है वह पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। आप लोग यह भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट प्रस्ताव के 6 प्रमुख स्तंभों में से कौन सा स्तंभ सम्मिलित नहीं किया गया है। तो 6 स्तंभ में से कौन सा स्तंभ नहीं है, तो देखिए, स्वास्थ्य एवं कल्याण यह इसमें समाहित था। मानव पूंजी में नवजीवन का संचार यह भी समाहित था। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति यह जो है इसमें समाहित नहीं किया गया था, बल्कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन जो है यह भी समाहित किया गया था। इसके सिवा और क्या थे, तो आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास और नव प्रवर्तन एवं अनुसंधान और विकास, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, इतनी बातें समाहित की गई थी केंद्रीय बजट के प्रस्ताव में। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 में किस तिथि तक ब्रॉड गेज रूटों को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज किसे कहते हैं? ब्रॉड गेज जो है वो रेलवे की पटरी होती है। क्या? रेलवे की पटरी। देखिए, 2 पटरी ऐसे बनी होती है रेलवे की, और इसी को जो है ब्रॉड गेज कहा जाता है। कितना ब्रॉड गेज है, तो भारत का जो ब्रॉड गेज है वो कितना है, 5 फीट 6 इंच। आप लोग याद रखिए, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये 2 रेलवे के ट्रैकों के बीच की दूरी भारत में कितनी है, तो 5 फीट 6 इंच। अलग अलग देश अपने अपने मानक बनाए हैं, लेकिन भारत में जो है 5 फीट 6 इंच है। इसमें जो है 100% विद्युतीकरण करने का, यही ब्रॉड गेज को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है, तो यह लक्ष्य जो है वो दिसंबर 2023 तक रखा गया है कि वो विद्युतीकरण कर लिया जाए। यह किसके द्वारा चला जाए, तो रेलवे के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं। तो कौन कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का निर्माण करते हैं, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक इसमें समाहित है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यह भी इसमें समाहित है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यह भी इसमें समाहित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि यह इसमें समाहित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि नहीं है। टोटल जो है विश्व बैंक का गठन ना 5 संस्थाएं मिलकर करती हैं। कितनी? 5 संस्थाएं। 3 यहाँ दी गई हैं, और चौथा जो है वह है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, और 5वां जो है निवेश संबंधी विवादों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। यह 5 संस्थाएं मिलकर क्या विश्व बैंक का गठन करती हैं। तो जो इसमें हम लोगों का दिया है वो टोटल कितने दिए हैं, 1 2 3 दिया गया है, चौथा इसमें गलत था, तो ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है।
तो इकोसिस्टम जो है उसका सर्वोत्कृष्ट वर्णन कौन सा कर रहा है? तो जीवों के ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण में जिसमें वे रहते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आप देखिए कि जिसमें जो है जो इस पर्यावरण में वो रहते हैं और उनका समुदाय रहता है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के आंध्र भूमियों के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों का सही सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। इसमें से 3 गलत हैं, 1 सही है। तो देखिए इसमें क्या है, सांडी पच्छी बिहार, सांडी पच्छी बिहार हरदोई में, हाँ यह सही है, यह सही मैच कर रहा है। अच्छा आगे भी देख लेते हैं हम लोग कौन सा है। सुर सरोवर उन्नाव में है? नहीं, सुर सरोवर उन्नाव में न अवस्थित होकर कहाँ है? आगरा में है, आगरा। अच्छा दूसरा है पार्वती अंगा, पार्वती अंगा कहाँ है? तो यह मैनपुरी में नहीं है, यह कहाँ है? यह गोंडा में है, गोंडा। उसके बाद फिर है सरसई नावर, सरसई नावर यह कहाँ पे है? यह आगरा में न अवस्थित होके कहाँ पे है? इटावा, इटावा में। चलिए नेक्स्ट है, वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं और उनको जो है क्षेत्र के हिसाब से मैच कराने के लिए दिया गया है। कौन सी वनस्पति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए पहला है गराना, गराना अर्थात मैग्रोव, मैग्रोव कहाँ होगा? तो मैग्रोव देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में होगा। और उसके बाद है उष्णकटिबंधीय नमोष्ण सदापर्णी, यह कहाँ अवस्थित है? तो यह पश्चिमी घाट में अवस्थित है। और उसके बाद उष्णकटिबंधीय नमोष्ण पर्णपाती, यह कहाँ पाए जाएंगे? तो यह जो है यह उड़ीसा में पाए जाएंगे। और उसके बाद शुष्क सवाना तथा स्टेपी वनस्पति जो है यह कहाँ मिलेगी? तो यह गुजरात में मिलेगी। तो चलिए इस प्रकार जो हम लोगों का कूट बनेगा वो बनेगा 3214, सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है, अर्थात मानव के द्वारा ही उत्सर्जित किया जाता है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC आप लोगों को पता ही होगा, यह मानव के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। रेफ्रिजरेटर AC वगैरह में प्रयोग होता है शीतलक के रूप में जो ठंडा करेगा। और यह जो है यही सबसे ज़्यादा नुकसान किसके लिए है? ओजोन परत के लिए, O3 के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक यही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? क्रायोजेनिक संकेतक जो है जलवायु परिवर्तन का किसे कहा जाता है? तो देखिए इसमें सीधा शब्दों में ये पूछा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन का संकेतक है कौन? तो आइस कोर, आइस कोर जो देखिए माउंटेन होते हैं, माउंटेन वगैरह पे जो आइस वहाँ पे है वो कितना तेजी से जो है वो पिघल रहे हैं, इसी चीज़ को जो है आइस कोर संकेतक के रूप में बनाया गया है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका संकेतक शो करता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमालयी वनों का वृक्ष नहीं है? हिमालय के वन का वृक्ष इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें जो है आबनूस, आबनूस जो है यह हिमालय का नहीं है, बल्कि यह कहाँ पे है? यह पश्चिमी घाट पे है, पश्चिमी घाट जो है वहाँ का वृक्ष है, बाकी सभी जो है हिमालय के वृक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला क्या है, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, क्या यह सही है? हाँ यह बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, 2 कूबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, क्या यह सही है? यह गलत है, क्योंकि 2 कूबड़ वाला ऊँट जो है यह प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में नहीं पाया जाता। अच्छा भारत में ये कहाँ पाया जाता है? भारत में लद्दाख में पाया जाता है, लद्दाख। और यह जो है और कहाँ पाया जाता है? तो ये गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में वहाँ पाया जाता है, चीन वहाँ पे भी पाया जाता है। चलिए और तीसरा जो है एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि एक सींग वाला जो गैंडा है यह नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। तो जो हम लोगों का सही कूट बनेगा वो बनेगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पे अवस्थित है? मिजोरम में, जी सही है, बिल्कुल सही है। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य यह त्रिपुरा में अवस्थित है, तो हाँ यह भी बिल्कुल सही है। और सरामती शिखर यह कहाँ, नागालैंड में है? हाँ यह भी सही है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप 3 के तीनों अगर आपको याद ना हो तो याद जरूर कर लीजिएगा, तीनों सही मैच हैं। चलिए नेक्स्ट है, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है?
देखिए इसमें जो है ना भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि यह होती क्या है? तो असल में जो पहाड़ी हिल क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है ये विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, जिससे मेड़बंदी कर दी जाएगी, ढलान पे खेती की जाएगी, ऐसी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिसकी वजह से वहाँ पे मृदा अपरदन तेजी से ना हो। तो प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उद्यान, हाँ यह भी इसमें किया जाता है। मरु उद्यान को ऐसे सेट किया जाता है कि हवा को रोके। और नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान इसमें होता है, हाँ होता है। अपतृण को बढ़कर फैलने की संभावना से मुक्त गुल्म भूमि यह भी होता है। तो इसमें जो सही होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, बाकी सब जो है तीन के तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट है अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? अस्थायी विकास, देखिए प्रश्न को फंसाने का कितना बढ़िया तरीका किया गया। अस्थायी विकास अगर सीधे शब्दों में कहा जाता सतत विकास तो हमको आसानी से पता चल जाता सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें प्राकृतिक संसाधन बचाने हैं, क्योंकि अगर आज ही हम जल को, पेट्रोलियम को, जितने भी प्राकृतिक के द्वारा मिले हैं, हवा, पानी, गैस, सबको अगर हम ख़त्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी किसको जिम्मेदार मानेगी? हमें जिम्मेदार मानेगी, प्लस विकास क्या कर पाएगी वो? तो इसमें क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, न कि भौतिक संसाधन। औद्योगिक संसाधन भी नहीं है, सामाजिक संसाधन भी नहीं। तो सही जवाब जो बनेगा वो प्राकृतिक संसाधन को बचाने की बात की गई है अस्थायी विकास में, सतत विकास में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? जनगणना के प्रश्न आ गए। जनगणना के प्रश्न मतलब आरओ परीक्षा की जान। तो देखिए इसमें शीर्ष शहरी जनसंख्या वाला प्रतिशत राज्य कौन सा है? तो पहले नंबर पे कौन है? गोवा पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो मिजोरम आता है, मिजोरम, आप लोग याद रखिएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम जो है साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो पहले नंबर पे आएगा दादर एवं नागर हवेली, पहले नंबर पे, यही हम लोगों का सही जवाब है। और दूसरे नंबर पे आता है पुडुचेरी, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? किसमें नगरीकरण सबसे अधिक है? तो इसमें सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ है? ये है दिल्ली में, दिल्ली में सबसे ज़्यादा नगरीकरण है। जबकि अगर सबसे ज़्यादा ग्रामीण बात की जाए अर्थात न्यूनतम नगरीकरण, वो हिमाचल प्रदेश में आता है। हिमाचल प्रदेश न्यूनतम नगरीकरण अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की जनजाति है? इसमें से कौन सी उत्तर प्रदेश की जनजाति है? तो वो है थारू। थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की जनजाति है। अच्छा ये कहाँ निवास करती है? तो ये गोरखपुर जो है, गोरखपुर के तराई क्षेत्र में ये पाई जाती है। और थारू लोग ही हैं जो दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? तो देखिए पहले नंबर पे कौन आता है? महोबा, पहले नंबर पे महोबा आता है। उसके बाद फिर कौन आएगा? तो फिर आएंगे चित्रकूट, और उसके बाद जो है फिर हमीरपुर, और उसके बाद श्रावस्ती। चलिए नेक्स्ट है नगर दिए गए हैं और एयरपोर्ट दिए गए हैं, इनको मैच कराना है उत्तर प्रदेश के। तो आइए मैच कराते हैं। लखनऊ के एयरपोर्ट का क्या नाम है? अमौसी एयरपोर्ट है। वाराणसी का एयरपोर्ट जो है वो बाबतपुर में अवस्थित है। और उसके बाद फिर कानपुर का कहाँ है? तो चकेरी में। जबकि आगरा का जो है वो खेरिया में अवस्थित है। तो इस प्रकार जो हम लोगों का सही कोड बनेगा वो बनेगा 3142, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है स्वावलंबन योजना। कौन सा योजना? स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? स्वावलंबन योजना जो है ये देखिए महिलाओं के विकास के लिए योजना है और उनको प्रशिक्षण और कौशल देके अच्छे रोजगार के लिए तैयार करना, यह उनका जो है मेन लक्ष्य है स्वावलंबन योजना का। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट आज का क्वेश्चन, वन प्रकार और क्षेत्र मैच कराइए। पहला क्या है इसमें? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ मिलेगा? तो यह शिलांग पठार
सह्याद्री में मिलेगा। उसके बाद है फिर मानसूनी। मानसूनी कहाँ होगा? तो ये छोटा नागपुर पठार शिवालिक में होगा। और शीतोष्ण, शीतोष्ण कहाँ मिलेगा? पूर्वी तथा पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में शीतोष्ण, यहीं ठंडी होगी तो शीतोष्ण यहीं मिलेगा। गरान मैग्रोव क्षेत्र जो कहा जाता है, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, यह पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस प्रकार जो हम लोगों का सही कोड बन रहा है वो बन रहा है 2143। 2143 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इस प्रकार साथियों हम लोगों का आज का जो है टेस्ट पेपर वो पूरी तरह कंप्लीट हुआ। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये टेस्ट पेपर कैसा लगा यह भी सुझाव ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।